चलिए हम आपका स्वागत करते हैं क्लास 10 के इकोनॉमिक्स की क्लास में। और आज हम लोग शुरू करने जा रहे हैं चौथे चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था। वैश्वीकरण जिसे ग्लोबलाइजेशन कहते हैं और ग्लोबलाइजेशन का भारत पर क्या प्रभाव पड़ा, इसके बारे में पूरे चैप्टर में हम लोग देखेंगे। तो इस चैप्टर को देखने के हम लोग पहले बात कर चुके हैं कि दो एंगल हैं, राजनीतिक और आर्थिक। तो चूँकि हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो हम लोग वैश्वीकरण के आर्थिक पक्ष को देखेंगे कि वैश्वीकरण का आर्थिक पक्ष हमारी अर्थव्यवस्था पर, हमारे जो इकोनॉमी पर क्या होता है। तो आज जो हम लोग वस्तुओं का, सेवाओं का इस्तेमाल करते हैं, बहुत सारे पहनने खाने के वस्तुओं का उपयोग जो करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान का उपयोग करते हैं, उनका जो उत्पादन होता है वो अब एक देश में लिमिट नहीं है। उनका उत्पादन वितरण बहुत सारे देशों में फैला हुआ है। कोई देश कहीं पर डिज़ाइन बनाई जाती है, कहीं पर उसके पुर्जे जोड़े जाते हैं और कहीं का हीरो उनका प्रचार करता है। देखिए एक उदाहरण के द्वारा, जैसे हम जो खिलौने उपयोग करते हैं प्रतिदिन, अधिकांश खिलौने चाइना का रहता है। अलग बात है कि अभी भारत और चाइना का तनाव है तो हम लोग चाइनीज सामान का बायकॉट कर रहे हैं, लेकिन हमारे खिलौने बाज़ार में चाइना का वर्चस्व है। हम लोग अगर अच्छा कैमरा चाहते हैं तो सोनी का कैमरा खरीदते हैं, तो ये जापानीज कंपनी का होता है। या फिर अन्य भी जो इलेक्ट्रॉनिक सामान, टीवी वगैरह हम लोग पसंद करते हैं, वो जापानी कंपनी हम लोग को ज़्यादा पसंद आता है। एक टीवी है बहुत ही फेमस, LG। तो LG कहाँ की कंपनी है? साउथ कोरिया की। हम लोग अभी इस वीडियो को आप देख रहे हैं यूट्यूब पर, तो यूट्यूब कहाँ की कंपनी है? ये USA की कंपनी है। अगर आप अच्छी घड़ी खरीदना चाहते हैं, अच्छे डिज़ाइन वाले, अधिक भरोसेमंद, तो स्विट्ज़रलैंड की घड़ी आपको ज़्यादा पसंद आएगी। तो देखिए हमारे खिलौने, हमारे टीवी, हमारे चैनल, हमारी घड़ियाँ अलग अलग देशों से आई हुई हैं। उसी प्रकार आज हम लोग देखेंगे कि ये ना केवल अलग अलग देशों से आई है, बल्कि अलग अलग देशों में तैयार होती है। कोई एक वस्तु है जिसका डिज़ाइन अमेरिका में किया जाता है, क्योंकि अमेरिका में अच्छे अच्छे रिसर्च सेंटर हैं, अच्छे अच्छे वैज्ञानिक हैं, तो डिज़ाइन अमेरिका में किया जा रहा है। उसके पुर्जे चाइना में तैयार किए जा रहे हैं और उनको जोड़ा जा रहा है, यूरोप के कुछ देशों में असेंबल किया जा रहा है। और उसकी जो ग्राहकों को जो सेवा दी जाती है कि आप ये वस्तु कैसे चलेगा, या ख़राब हो गया तो कैसे चेंज करेंगे, या फिर ये कैसे ऑपरेट करना है, तो कॉल सेंटर पर ज़्यादातर इंडिया के लड़के लड़कियां रहते हैं, क्योंकि इंडिया के लोग किसी भी देश की इंग्लिश को, किसी भी देश की भाषा को बहुत ही आसानी से सीख जाते हैं। इसलिए कॉल सेंटर पर इंडिया के जो युवा हैं उनका दबदबा है। फिर इसका प्रचार मान लीजिए कि एक जर्मन फुटबॉलर के द्वारा किया जा रहा है। जर्मनी में फुटबॉल स्टार, बड़े बड़े स्टार होते हैं, इटली में होते हैं, तो एडवर्टाइज जर्मनी फुटबॉलर के द्वारा किया जा रहा है और उनको बेचा जा रहा है पूरी दुनिया में। तो इस प्रकार हम लोगों ने देखा कि एक ही वस्तु का कहाँ पर बनाया जा रहा है, कहाँ पर उसको एडवर्टाइज किया जा रहा है, अलग अलग देश इसमें शामिल है। व्यापार ना केवल वर्तमान में एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम है, एक दूसरे देश को जोड़ने का माध्यम है, बल्कि ये प्राचीन काल में भी, मध्यकाल में भी भारत को पूर्व और पश्चिम से जोड़ता था। आज भी व्यापार ही एक दूसरे को जोड़ने का माध्यम है। वैश्वीकरण को समझना है तो MNCs को समझना होगा। MNC का फुल फॉर्म होता है मल्टीनेशनल कंपनीज, जिसे हिंदी में बहुराष्ट्रीय कंपनी कहते हैं। तो बहुराष्ट्रीय कंपनी क्यों कहते हैं? क्योंकि इनका विस्तार एक से अधिक देशों में होता है, इनके पास बहुत धन होता है, इनके धन की तुलना बहुत सारे देश के बजट से अधिक पैसा इनके पास होता है। अब ये कंपनियां क्या करती हैं? फैक्ट्री लगाने के लिए भवन, भूमि, मशीन वगैरह चीज़ों पर अपना पैसा लगाती है, तो इसे निवेश कहते हैं। निवेश, जिसे अंग्रेजी में इन्वेस्टमेंट कहते हैं। तो आगे लाभ कमाने के लिए कंपनियां इन्वेस्टमेंट करती हैं। अब MNC जब इन्वेस्टमेंट करती हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां जब पूंजी लगाती हैं किसी दूसरे देश में, तो इसे विदेशी निवेश कहते हैं। ये बच्चों को बहुत दिक्कत होता है विदेशी निवेश और विदेशी व्यापार को समझने में। विदेशी व्यापार का मतलब है कि एक देश जो है दूसरे देश के साथ अपना सामान खरीद बिक्री करता है, वो व्यापार है। लेकिन विदेशी निवेश क्या है? जब कोई कंपनी किसी दूसरे देश में जाकर के फैक्ट्री लगाती है यहाँ, या फिर वहाँ पर पूंजी लगाती है, तो उसे विदेशी निवेश कहते हैं। अब एक प्रश्न आता है, बहुत ही फेवरेट क्वेश्चन है जैक बोर्ड का, कि MNCs कहाँ निवेश पसंद करती हैं। तो ये कुछ पॉइंट हैं, अगर आप ये पॉइंट समझ लें, लिख लें, तो आपको पूरे मार्क्स मिल सकते हैं। पहला पॉइंट है कच्चे माल, दूसरा निकट में बाजार, तीसरा कुशल एवं अकुशल मजदूर, चौथा अनुकूल सरकारी नीतियां और पांचवा उत्पादन के अन्य साधन। तो चलिए हम लोग अलग अलग इन पॉइंट को समझते हैं।
कच्चे माल, अब जिस प्रकार का वस्तु का उत्पादन करना है उस प्रकार का कच्चा माल वहाँ है या नहीं। जैसे मान लीजिए किसी को ट्रैक्टर की फैक्ट्री बनाना है तो वहाँ पर लोहे हैं कि नहीं। फिर अगर आप ट्रैक्टर बनाए तो निकट में खेती वाला जगह है कि नहीं जो कि किसान ट्रैक्टर खरीदेंगे। फिर वहाँ कुशल और अकुशल मजदूर, कुशल मजदूर का मतलब इंजीनियर वगैरह हैं या नहीं, पढ़े लिखे लोग हैं कि नहीं। फिर अकुशल मजदूर जनरल शारीरिक काम करने वाले मजदूर हैं या नहीं। फिर वहाँ की जो सरकार की नीतियाँ हैं वो इन्वेस्टमेंट को प्रोत्साहित करती है, हतोत्साहित करती है। वहाँ पर बहुत ज़्यादा कमीशन तो नहीं लगता, वहाँ की सरकार कंपनियों को सुरक्षा तो देती है। इन सारे बातों का भी एमएनसी ध्यान रखती है। फिर उत्पादन के अन्य साधन में भी है कि वहाँ पर बिजली 24 घंटा सप्लाई है या नहीं, वहाँ ट्रांसपोर्ट सिस्टम है या नहीं, वहाँ पर सड़कें अच्छी हैं कि नहीं। इन सारे बातों पर डिपेंड करता है कि एमएनसी वहाँ पर निवेश करना पसंद करती है या नहीं। विदेशी व्यापार को समझना होगा। विदेशी व्यापार कितना इम्पॉर्टेंट है आप इस बात से समझ सकते हैं कि भारत के जो प्राचीन काल या मध्य काल में संबंध थे अरब के देशों के साथ या पूर्व के देशों के साथ, थाईलैंड, मलेशिया, इंडोनेशिया के साथ, उनका कारण भी विदेशी व्यापार था। अभी के समय में भी हम लोग व्यापार के द्वारा ही एक दूसरे देश से जुड़े हुए हैं। यहाँ तक कि ईस्ट इंडिया कंपनी भी भारत में व्यापार करने के लिए ही आई थी, जो कि हम लोगों को बाद में गुलाम बना ली। तो वैश्वीकरण के हम लोग हानि की बात बाद में करेंगे, अभी लाभ की बात करते हैं। यह बहुत ही फेवरेबल क्वेश्चन है कि वैश्वीकरण के क्या क्या लाभ हैं। तो चलिए इसको पॉइंट वाइज समझते हैं। तो वैश्वीकरण का पहला लाभ है उत्पादकों को अपने देश से बाहर व्यापार का अवसर मिलता है। कोई कंपनी है अगर अच्छी वस्तु बनाती है तो अब यह जरूरी नहीं है कि वो अपने देश में ही इनकम करे, अपने देश में व्यापार करे, वो बाहर के देशों में भी जा कर के बिजनेस कर सकती है। फिर उत्पादकों में संघर्ष, उत्पादकों का संघर्ष जो है अब अपने देश की कंपनियों के साथ नहीं है। जैसे भारत की कंपनी टाटा और बिरला है तो अब टाटा का कंपटीशन बिरला से नहीं है, बल्कि अब उसका जो कंपटीशन है वो अब सैमसंग से भी है और एलजी से भी है। तो उत्पादकों में संघर्ष होता है और संघर्ष से कोई भी व्यक्ति निखरता है, उसी प्रकार कंपनियां भी निखरती है। अब संघर्ष होता है तो उत्पादन में बेहतरी आती है। अब हर कंपनी चाहती है कि हमारी वस्तु जो है वो नंबर 1 हो, क्योंकि ग्राहक हमेशा नंबर 1 वस्तु, हमेशा अधिक चलने वाला ड्यूरेबल वस्तु खरीदना चाहता है, तो इससे उत्पादन में बेहतरी आती है। फिर क्रेताओं को अधिक विकल्प होता है। अब क्रेता का अर्थ हुआ ग्राहक, ग्राहक के पास अब कोई भी वस्तु के लिए बहुत सारी कंपनियां हैं, बहुत सारे ब्रांड उनको याद हैं। अगर आप उसको साबुन लेना है तो एक साबुन नहीं है। हम लोग बचपन में याद कीजिए, बहुत सारे जो लोग होंगे बच्चे आपके पिता के उम्र के, उस समय कपड़ा धोने का एक ही साबुन जो सबके ज़बान पे था वह था निरमा और डीसीएम। लेकिन आज बहुत सारे साबुन हैं। नहाने के पहले एक ही 2 साबुन के नाम होते थे, आज बहुत सारे नाम बच्चे बता सकते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि क्रेताओं के पास अब अधिक विकल्प हो गया। वो ऑप्शन चुन सकता है कि कौन सा वस्तु से लेना है, कौन सी सेवा लेना है और कौन सी सेवा नहीं लेना है। अब जब कंपनियों में कंपटीशन होता है तो वस्तुएं अच्छी मिलती हैं और सस्ते दाम में मिलता है। अब ग्राहक बहुत ही होशियार हो गया, वो अच्छी वस्तु तो चाहता है, साथ ही साथ सस्ते दाम पर भी चाहता है। वैश्वीकरण में सूचना एवं संचार, सूचना एवं प्रौद्योगिकी की भूमिका बहुत ही महत्वपूर्ण है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी समझ रहे हैं कि जो इंफॉर्मेशन के साधन है, इंटरनेट है, कंप्यूटर है, सैटेलाइट है, इसकी भूमिका बहुत ज़्यादा बढ़ गई है। अब जो सूचना का आदान प्रदान है, इंटरनेट है, वो बहुत ही फास्ट और बहुत ही एक्यूरेट चलता है। इसका कारण है कि सैटेलाइट बहुत ही डेवलप हो गया है, हर जगह सैटेलाइट हर देशों ने छोड़ रखा है। तो कंप्यूटर और इंटरनेट एक ऐसी वस्तु है जिसका घुसपैठ दुनिया के या कहें कि हमारे जीवन के हर क्षेत्र में हो गया है, चाहे वो व्यापार हो, मेडिकल लाइन हो या फिर रिसर्च हो, सभी जगह कंप्यूटर और इंटरनेट का जो है घुसपैठ हो गया है। उदाहरण देखिए आप कि लंदन के समाचार पत्र की छपाई की जानी है, लंदन के पाठक हैं जिनके लिए पेपर की छपाई करनी है, जिसका डिजाइन दिल्ली में होगा, और दिल्ली वाले जो लोग हैं प्रिंटिंग प्रेस वाले, वो निर्देश कहाँ से प्राप्त करेंगे? लंदन से। और जब वो छप जाएगा तो छपाई के बाद हवाई मार्ग से लंदन में आपूर्ति की जाएगी और उसका भुगतान किया जाएगा ई बैंकिंग अर्थात मोबाइल ऐप के द्वारा। हम लोग वैश्वीकरण की चर्चा बहुत देर से कर रहे हैं, लेकिन अगर अर्थशास्त्र की भाषा में या किताबी भाषा में बोला जाए कि अर्थशास्त्र वैश्वीकरण को परिभाषित कीजिए, तो वैश्वीकरण को परिभाषित कैसे करेंगे?
तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण की प्रक्रिया ही वैश्वीकरण कहलाती है। अब परस्पर संबंध की बात है तो बहुत तरह के संबंध हैं, राजनीतिक संबंध हैं, आर्थिक संबंध हैं, सांस्कृतिक संबंध हैं। यह अलग बात है कि अभी हम लोग इकोनॉमिक्स पढ़ रहे हैं तो आर्थिक संबंधों पर फोकस कर रहे हैं, लेकिन सभी प्रकार के संबंध होते हैं। आप देखिए आज एक आम अनपढ़ देहाती भी अंग्रेजी का फर्राटे के साथ वो पूरे धारा प्रवाह वो अंग्रेजी शब्द का उपयोग कर लेता है, अगर वो अंग्रेजी के माहौल में रहता है तो ये सब परस्पर संबंध का ही परिणाम है, क्योंकि हम लोग यूरोप से बहुत गहराई से जुड़ गए हैं। हमारे वेशभूषा भी पश्चिमी हो गए हैं, पश्चिम में भी हम लोगों का प्रभाव पड़ा है, वहाँ भी जो है साड़ी या भारतीय पोशाक वगैरह बहुत ज़्यादा पसंद किया जा रहा है। तो विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण। अब क्या है, उत्पादन अब किसी एक देश का नहीं रह गया, भले ही किसी चीज़ में लिखा रहता है मेड इन इंडिया, मेड इन चाइना, मेड इन अमेरिका, लेकिन उसमें बहुत सारे देश के लोगों का योगदान रहता है, तो एकीकरण हो गया है। तो इसी को हम लोग कह सकते हैं कि विभिन्न देशों के बीच परस्पर संबंध और तीव्र एकीकरण को वैश्वीकरण कहते हैं। इसके प्रमुख कारक की चर्चा हम लोग बहुत देर से कर रहे हैं कि इसके प्रमुख कारक है विदेशी व्यापार। विदेशी व्यापार के द्वारा ही वैश्वीकरण ज़्यादा तीव्र होता है। फिर है विदेशी निवेश, एमएनसी जो हैं वो दूसरे देशों में आकर के अपना निवेश करती हैं, फैक्ट्रियां लगाती हैं, कार्यालय खोलती हैं, और इसको और भी तीव्र गति प्रदान कर रहा है सूचना एवं संचार। अब क्या है कि बहुत सारा चीज़ लेने के लिए, सलाह लेने के लिए अमेरिका से इंजीनियर को भारत नहीं आना पड़ता है, या भारत में डॉक्टर इलाज करता है तो लंदन के डॉक्टर से वो इंटरनेट पर सलाह ले लेता है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर लेता है। तो सूचना एवं संचार भी वैश्वीकरण को बहुत तेज़ी से बढ़ा रहा है। और इसके जो मुख्य प्लेयर हैं वो है एमएनसीज। एमएनसीज के बारे में पहले ही बता चुका हूँ, मल्टीनेशनल कंपनीज, यही मुख्य हीरो हैं वैश्वीकरण का। और इस प्रक्रिया को और ज़्यादा गति देने का काम कर रहा है उदारीकरण। अब हम लोग समझेंगे कि उदारीकरण क्या है। तो उदारीकरण एक नीति है, सरकार की नीति, जिसमें मुक्त व्यापार अपनाया जाता है। मुक्त व्यापार जिसे खुला व्यापार भी कहते हैं। सभी देश अपने देश की सीमाओं को एक दूसरे देश के लिए खोल देते हैं कि आप आइए हमारे यहाँ बिजनेस कीजिए, और जब कोई देश अपने दरवाज़ा को खोलता है तो उसके लिए दूसरा देश का दरवाज़ा भी खुल जाता है। तो यह मुक्त व्यापार। इसमें क्या होता है कि आयात पर जो कर लगाए जाते हैं और जो नियम कानून होते हैं एमएनसीज के लिए, वो कम से कम कर दिए जाते हैं, अवरोधों को हटा दिया जाता है। अर्थात अब अमेरिका की कंपनी, जापान की कंपनी भारत में आसानी से फैक्ट्री लगा सकते हैं, अपना कारखाना खोल सकते हैं, उस पर जो है इंपोर्ट ड्यूटी जो है वो कम से कम लगेगा। तो इन अवरोधों को हटा दिया जाता है। इन्हीं अवरोधों और प्रतिबंधों को हटाने का नाम ही उदारीकरण है। अर्थात कोई देश अपने देश में दूसरे देश के एमएनसीज को आने के लिए कम से कम नियम लगाता है, कम से कम कर लगाता है, यही प्रक्रिया उदारीकरण कहलाता है। भारत जब आज़ाद हुआ था तो 1950-60 के दशक में यहाँ पर उदारीकरण नहीं था। उस समय हम लोग अपने उद्योगों को संरक्षण देते थे, अर्थात बाहर की कंपनियों को नहीं आने देते थे, उस पर आयात कर ज़्यादा लगाते थे। केवल कुछ ही चीज़ जैसे उर्वरक, पेट्रोलियम, मशीन, इन सारे चीज़ों को मंगाया जाता था। विश्व व्यापार में WTO का प्रमुख योगदान है। WTO जिसका फुल फॉर्म होता है वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, विश्व व्यापार संगठन, जिसके अभी 164 देश जो हैं वो सदस्य हैं, और इसका हेडक्वार्टर है जेनेवा का, स्विट्जरलैंड। इसका उद्देश्य WTO को बनाने के पीछे उद्देश्य था विश्व व्यापार को उदार बनाना। और उदार का मतलब क्या है, उदारीकरण का मतलब क्या है, ये तो उदारीकरण के समय हमने बता दिया है कि सभी देश अपने व्यापार के नियमों को हल्का बनाते हैं, सरल बनाते हैं। तो विश्व व्यापार संघ सभी देशों को कहता है कि आप अपने व्यापार नियमों को अधिक से अधिक सरल बनाइए, फ्लेक्सिबल बनाइए। ये अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के नियमों का भी जो है नियमन करता है, बनाता है, और मुक्त व्यापार अर्थात फ्री ट्रेड का समर्थक है। ये तो बहुत अच्छा काम कर रहा है, लेकिन इस पर एक आरोप लगता है कि यह हमेशा विकसित देशों के फेवर में काम करता है, क्योंकि इसके जो सदस्य देश हैं उनको वोटिंग राइट उनके कंट्रीब्यूशन के आधार पर है। अर्थात इस संस्था को चलाने के लिए जो जितना कंट्रीब्यूट करता है जिस परसेंटेज में, उस परसेंटेज में उसके वोट का पावर होता है। ये बात अभी 10वीं क्लास में नहीं है, लेकिन 12th क्लास में है। आप अभी केवल हल्के से इसको जान लीजिए कि विकसित देशों के फेवर में काम करने का आरोप WTO पर लगता रहता है। एक उदाहरण के रूप में देखिए कि USA जो कि उद्योग प्रधान देश है, जहाँ पर कृषि का योगदान वहाँ की अर्थव्यवस्था में मात्र 0.5% और बहुत कम लोग
कृषि से जुड़े हुए हैं, लेकिन वो अपने किसानों को भारी सब्सिडी देता है, जिससे कि भारत, इंडोनेशिया, मलेशिया जैसे देशों के किसानों को काफ़ी नुकसान होता है। वो विश्व मंडी में अपना जो है सामान बेचने में उन्हें दिक्कत महसूस होती है। भारत पर वैश्वीकरण के प्रभाव। तो भारत ने 1990 में उदारीकरण की प्रक्रिया को अपनाया और 2020 ईस्वी चल रहा है अभी, तो 30 वर्षों का लंबा सफ़र भारत ने उदारीकरण का तय कर लिया। इस 30 वर्षों में भारत को क्या क्या लाभ हुआ है और क्या क्या हानि हुई है, इसकी बारी बारी से हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले लाभ की चर्चा करते हैं कि भारत को क्या लाभ हुए हैं, भारत पर क्या सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। तो पहला प्रभाव पड़ा है कि भारत के शहरी धनी वर्ग के उपभोक्ताओं को लाभ हुआ है। कैसे लाभ हुआ है? अब शहरी धनी वर्ग जिसके पास अधिक पैसे हैं खरीदने के लिए वस्तु को, उसके पास अधिक विकल्प हैं। वो अब कोई एक दो कंपनी पर डिपेंड नहीं है, वो विभिन्न तरह के कंपनियों के बीच में चुनाव कर सकता है और उनके पास अच्छी वस्तु खरीदने का विकल्प है। और साथ ही साथ चूँकि एमएनसीज में कंपटीशन है, इसलिए कम दाम में वो अच्छी वस्तु खरीद सकते हैं। तो भारत के शहरी धनी वर्ग के लोगों को लाभ हुआ है। अब जब अधिक वस्तु आ गया है तो अपेक्षाकृत उनका जीवन स्तर भी ऊंचा बना है। अब सोचिए कि अब पानी को कुआं से नहीं खींचना पड़ता है, चापाकल से नहीं चलाना पड़ता है, मोटर आ गए हैं, बहुत सारी चीज़ें आ गए हैं, एयर कंडीशन आ गया है, फिल्टर आ गया है, तो हमारा जीवन स्तर क्या हुआ? उच्च हुआ है। फिर ये एमएनसीज के चक्कर में जो है भारत के कंपनियों को भी काफ़ी लाभ हुआ है। भारत की भी बहुत सारी कंपनियां विदेशों में जा कर के अपना व्यापार कर रही हैं, वो भी अपना व्यापार बढ़ा रही हैं। तो भारत के अनेक शीर्ष कंपनियों को, जैसे आपका विप्रो है, टाटा है, जियो है, इन सारी कंपनियों को काफ़ी लाभ हुआ है। फिर हमारे कुछ स्थानीय कंपनी जिनके पास पूंजी कम था, उनको भी लाभ हुआ है। वो एमएनसीज की सहायता से, एमएनसीज के पार्टनर बन करके एमएनसी उसको पूंजी देती है, जिससे वो अपना ग्रो कर पाने में, डेवलप कर पाने में सफल हुए हैं। फिर भारत के बहुत सारे युवाओं को मल्टीनेशनल कंपनियों में रोजगार मिला है, तो नए रोजगार का सृजन हुआ है। और सबसे अंत में हम कह सकते हैं कि एमएनसी सारी वस्तुओं को खुद नहीं बना लेती है। उन वस्तुओं को बनाने के लिए उन्हें कुछ कच्चे माल की ज़रूरत पड़ती है और ये कच्चे माल भारत की स्थानीय कंपनियां उनको प्रोवाइड कराती हैं, आपूर्ति कराती हैं। तो एमएनसी को कच्चे माल को उपलब्ध कराने में छोटी कंपनियों को भी लाभ हुआ है। अब देखते हैं हम लोग वैश्वीकरण के नकारात्मक प्रभाव। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव देखते हैं। वैश्वीकरण का नकारात्मक प्रभाव यह है कि इसका एक सिद्धांत है, प्रतियोगिता करो या नष्ट हो जाओ। अर्थात अगर आप एमएनसी के साथ प्रतियोगिता कर सकते हैं, कंपटीशन कर सकते हैं, तब तो ठीक है, अन्यथा आप बाज़ार से आउट हो जाइएगा। तो इससे छोटी कंपनियों पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। बहुत सारी छोटी कंपनियां टक्कर नहीं ले पाने के कारण वो बोरिया बिस्तर समेट ली हैं, दिवालिया हो गई हैं, या फिर अपने आप को बड़ी कंपनियों के हाथों बेच दिए। फिर ये क्या करती हैं एमएनसी? श्रमिकों की अस्थायी भर्ती करते हैं। ये परमानेंट सरकारी नौकरी के जैसा भर्ती नहीं करती हैं, ये पेंशन नहीं देती हैं। जब अधिकांश काम ठेके पर लेती हैं, तो ठेके पर करने के कारण जो है श्रमिकों को परमानेंट रोजगार, निश्चित रोजगार नहीं मिल पाता है। और ये ज़्यादा से ज़्यादा टेक्निक का उपयोग करती हैं, मशीनों का उपयोग करती हैं, तो तकनीकी प्रयोग के कारण बेरोजगारी को बढ़ाती है एमएनसी। अब जहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है, वहाँ के लोगों को तो तकनीक से ज़्यादा रोजगार की ज़रूरत है, तो इसलिए भी भारत के लिए घाटा है। फिर भारत की कंपनियां जो है वो विकसित देशों की तुलना में कम लाभ ले पाती हैं। अब सोच के देखिए, कौन सी मोबाइल कंपनी है जो भारतीय है, कौन सी टीवी कंपनी है जो भारतीय है। सारे अच्छे अच्छे चीज़ आप विदेशी देखते हैं। अगर टाटा को छोड़ दिया जाए, विप्रो को छोड़ दिया जाए, रिलायंस को छोड़ दिया जाए, कुछ कंपनियों को छोड़ दिया जाए, तो हमारे देश की कंपनियां एमएनसी जो हैं विकसित देशों की तुलना में कब लाभ उठा पा रही। वैश्वीकरण आज की सच्चाई है। अब ये सच्चाई चाहे जैसी भी हो, इसे नकारा नहीं जा सकता। वैश्वीकरण की गति को रोका भी नहीं जा सकता। तो न्याय संगत वैश्वीकरण की बात होती है कि न्याय संगत वैश्वीकरण हो, जिसमें सभी को लाभ हो, विकसित देशों को भी, अविकसित देशों को भी, अमीरों को भी, गरीबों को भी। इसमें लाभ केवल विकसित देशों को ना मिले, इस तरह का प्रयास करना चाहिए। फिर है श्रमिक कानूनों का उचित क्रियान्वयन करना चाहिए। अब लेबर लॉ तो बहुत बन गए हैं कि उसको इतने घंटे काम करना है, उसका इंश्योरेंस होना चाहिए, उनकी मेडिकल फैसिलिटी होना चाहिए, उनके बच्चों का पढ़ाई लिखाई का ध्यान दिया जाना चाहिए। तो कानून है, लेकिन उनका अगर उचित क्रियान्वयन कर दिया जाए तो न केवल पूंजीपतियों को लाभ मिलेगा, बल्कि श्रमिकों को भी लाभ मिलेगा। तो ये है न्याय संगत वैश्वीकरण। फिर विकासशील देशों को एकजुट होना होगा। अब वैसे न्याय कहा जाता है कि मांगने से नहीं मिलता है, इसे छीनना पड़ता है।
तो विकासशील देशों की संख्या अधिक है, विकसित देशों की संख्या कम है। तो विकासशील देशों को अपने अधिकारों के लिए एकजुट होना पड़ेगा। और सबसे अहम है जनता की भूमिका। जनता को अपनी भूमिका निभानी होगी, मीडिया पर, सरकार पर प्रेशर बनाना होगा, तभी न्याय संगत वैश्वीकरण की हम लोग आशा कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम लोगों ने अपने चौथे चैप्टर वैश्वीकरण और भारतीय अर्थव्यवस्था को कंप्लीट किया। यह चैप्टर आपको कैसा लगा, यह वीडियो आपको कैसा लगा, आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और अपनी राय देने से झिझकें नहीं, लाइक करें, शेयर करें और अपने मित्रों से सब्सक्राइब करने के लिए कहें, उन्हें यह लेसन पहुंचाएं। तब मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।